हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अल्फा टेक्नो एजुकेशन स्वागत है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के चुनाव एंड प्रतिनिधित्व यानी कि इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन के बारे में। आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 3 है, इसका नाम है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ये एनसीईआरटी के 11वीं की पॉलिटिकल साइंस की बुक का एक चैप्टर है। तो आइए चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्शन। मुख्यतः रूप से हमको यही पढ़ना है कि विभिन्न प्रकार के जो मेथड्स हैं, किस प्रकार से इलेक्शन किए जाते हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में, तो वो हमें देखेंगे। और भारत में किस प्रकार का इलेक्शन किया जाता है वो भी हम अध्ययन करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम, और यानी कि प्रत्येक प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के मेथड्स हैं चुनाव करने की, उनकी क्या क्या गुण हैं, क्या क्या उनकी गुणवत्ता हैं। जैसे कि इजराइल में अलग तरीके का चुनाव होता है, भारत में दूसरे तरीके से चुनाव होता है, नीदरलैंड में और तरीके से चुनाव होता है। तो वो किस प्रकार से अलग हैं। ये डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे डिफरेंट चुनाव के होने का क्या मतलब है। हमको तो सीधा संबंध मतलब आता है कि लोग वोट के डाल के आते हैं। प्रोविजन ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे किस प्रकार से फ्री और फेयर इलेक्शन किसी भी डेमोक्रेसी में कराया जा सकता है। उसके बाद जो हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा इसमें, वो रहेगा डिबेट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, यानी कि जो चुनाव में किस प्रकार से बदलाव किए जाने चाहिए, किस प्रकार के रिफॉर्म किए जाने, उसके बारे में हम देखेंगे। चलो दोस्तों, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। तो हम कैसे कहेंगे कि कहीं इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ पर डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर दो सवाल उठते हैं। कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन? क्या ऐसा हो सकता है कि बिना चुनाव की डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर सकती है? या फिर क्या हम इलेक्शन कर सकते हैं, इलेक्शन सही तरीके से करा सकते हैं, वहाँ पर डेमोक्रेसी न हो? तो इन दोनों सवालों को हम देखेंगे। इनका जवाब हमको कैसे निकालना है। देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि सारे सिटीजन्स हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग में डायरेक्ट पार्ट्स नहीं ले सकते। यानी कि कोई भी आपको डिसीजन लेना है तो पूरे, जैसे कि देश के 125 करोड़ या 130 लोग किसी भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं ले सकते, जैसे कि पहले ग्रीक के समय में सारे लोग लिया करते थे। इस प्रकार से इसलिए रिप्रेजेंटेटिव्स होना लोगों का बहुत ज़रूरी है कि लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ज़रूरी आवश्यकता होते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि जिसमें हम डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर दें लोगों को, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन कर दें, तो उसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है डे टू डे डिसीजन मेकिंग में और रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो भी दिन प्रतिदिन निर्णय लिए जाते हैं और सरकारें किस प्रकार से चलाई जाती है, उसमें डेली जो है कि आपका नागरिक पार्ट हिस्सा लेता है। लेकिन जब क्या होगा, जब यहाँ किसी भी देश में लाखों और करोड़ों लोग हों तो इस प्रकार की डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है। तो इसी कारण से सिटीजन को अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने की आवश्यकता होती है, और इस रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि को चुनने की प्रोसेस को ही हम इलेक्शन कहते हैं। तो आपको दोस्तों ये हमको दे सकते हैं कि डेमोक्रेसी में पहला क्वेश्चन का आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन, क्या हम इलेक्शन कर सकते हैं बिना डेमोक्रेसी के हुए? तो आप देखिए, इसका आंसर हमारा नेक्स्ट स्लाइड में है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये फैक्ट है कि सभी इलेक्शन जो है कि डेमोक्रेटिक होने चाहिए। हमको ये होना चाहिए क्या, जो है कि अब हमको सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, किस प्रकार से हम कहेंगे कि कोई भी इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है। लेकिन जो बहुत सारे जैसे कि नॉन डेमोक्रेटिक रूलर होते हैं, वो अपने आप को क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, वो ये चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं अपने आप को कि वो बहुत अच्छी तरह से डेमोक्रेटिक हैं, उनका चुनाव भी डेमोक्रेटिक हुआ है। लेकिन वो इस प्रकार से चुनाव कराते हैं कि उनका जो शासन है वो किसी भी प्रकार के खतरे में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ फिर क्वेश्चन उठता है, किस प्रकार से हम एक डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन को डिफरेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं जिससे हम ये इंश्योर कर सकें कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब हम आगे देखते चलेंगे और बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि सबसे हु इज एलिजिबल टू वोट, वोट कौन देगा, कौन कंटेस्ट हो सकता है, यानी कि चुनाव में कौन लोग खड़ा हो सकता है। उसके अलावा चुनाव के दौरान चुनाव को सुपरवाइज कौन करेगा। इसके अलावा ये देखो, ये दो तीनों फैक्टर हैं, ये दिखा रहे हैं, ये डेमोक्रेटिक वे को दिखा रहे हैं कि चुनाव में डेमोक्रेटिक वे हुआ है कि नहीं, अपनाया गया है कि नहीं, यहाँ कितने लोगों को एलिजिबल बनाया गया है चुनाव के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो आखिरी वाले जो दो नीचे जो आपकी बेसिस है, जैसे कि चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि वोटर्स किस प्रकार से अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, या वो पार्टी को चूज करते हैं या फिर वो अपने किसी कैंडिडेट को चूज करते हैं।
और इसके अलावा किस प्रकार से वोट्सों को काउंट भी किया जाता है। तो ये भी ये मेथड ऑफ इलेक्शन हो जाते हैं आपके, ये आपके मेथड हैं, ध्यान रखिएगा ये मेथड हैं। वो आपकी डेमोक्रेसी की ये तो बेसिक प्रिंसिपल होने चाहिए डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए ये, लेकिन ये आपके मेथड हैं कि किस प्रकार से लोगों के द्वारा जो वोट दिया गया है उसको काउंट किया जाएगा और किस प्रकार से उनके प्रतिनिधि को चुना जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं डिफरेंट मेथड्स के बारे में और क्या क्या हो सकते हैं इलेक्शन के डिफरेंट मेथड। तो आप यहाँ पे हम डिफरेंट मेथड देख रहे हैं इलेक्शन के। तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन में क्या है, जैसे कि आप देखिए 1984 में इलेक्शन हुआ था, इसमें कांग्रेस पार्टी को 415 सीटें मिली थी टोटल 543 सीटों में से। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मोर देन 80% सीटें आपको कांग्रेस को मिल गई। क्या इसका क्या ये इसका क्या मतलब है कि 4/5 ऑफ द टोटल सीटों का 4/5% हिस्सा कांग्रेस को मिला। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि पाँच लोगों में से 4 लोगों ने क्या कांग्रेस पार्टी को वोट दिए थे? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ आप देखोगे कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 48% वोट मिले थे। और आज के इलेक्शन में भी दे सकते हो, जैसे कि आपको बीजेपी गवर्नमेंट को सिर्फ 37% वोट मिले थे। लेकिन वो 30% वोट होने के बाद भी एक मेजॉरिटी की गवर्नमेंट रन करती है। तो ये ऐसा कैसे हो पा रहा है कि आपके परसेंट वोट तो कम है लेकिन आपकी पार्टी जो है फिर भी रन कर पा रही है? ये ऐसा हो पा रहा है डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्शन, क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि जो डिफरेंट मेथड ऑफ इलेक्शन होते हैं उसी की बेसिस पर ये अंतर आ जाता है। वो हमको आगे समझने की कोशिश करेंगे क्या मेथड होते हैं, ऐसा कैसे हुआ कि सीटें ज़्यादा आ गई लेकिन वोट परसेंटेज फिर भी आपका कम है। लेकिन आप देख सकते हो कंट्री में 543 आपकी कंस्टिट्यूएंसी हैं और 1 रिप्रेजेंटेटिव आपका यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है प्रति कंस्टिट्यूएंसी से। और इसके अलावा प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी में जिस व्यक्ति के हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स आते हैं उसी को कैंडिडेट विजयी घोषित कर दिया जाता है। अब यहाँ इस मेथड में आपको ये ध्यान रखिएगा कि एक जैसे कि आपको किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में वोटिंग हो रही है तो वहाँ पर वही व्यक्ति जो है कि विजयी घोषित किया जाएगा जिसके सभी लोगों से वोट ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन ये कोई नेसेसरी नहीं है कि वो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स उसी के पास होने चाहिए, यानी कि वो 50% से वोट ज़्यादा प्राप्त करे, ऐसा नहीं है। उसके पास सिर्फ सब लोगों से ज़्यादा वोट होने चाहिए। ये आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमारे इंडिया में यही अपनाया जाता है। तो इस मेथड को समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो इसमें फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो विनिंग कैंडिडेट होता है उसको सबसे पहले ही पोस्ट को पार करना होता है, यानी कि हु क्रॉसेस द विनिंग पोस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी विनिंग पोस्ट को सबसे पहले कौन क्रॉस कर जाता है वही व्यक्ति जो कि कैंडिडेट जो विनर कहलाएगा। दिस मेथड को हम प्लूरलिटी सिस्टम भी कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य ये है कि जो वोट्स आपके लूजिंग कैंडिडेट को जा रहे हैं वो सारे वेस्ट में चले जाते हैं, उनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता पार्लियामेंट में। तो इसका ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जैसे किसी पार्टी को 3% वोट मिला तो लेकिन उसको कोई सीट नहीं जीत पाई, किसी पार्टी को 7% वोट मिले तो बहुत मायने रखते हैं 7% वोट, लेकिन उसको कोई सीट नहीं मिली। तो इस प्रकार से ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है क्योंकि लोगों ने उसको वोट दिया लेकिन उसकी आवाज़ पार्लियामेंट तक नहीं पहुँच पाई। चलो दोस्तों आगे चलते हैं इसी सीरीज में। तो यहाँ पे देखेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये दूसरा मेथड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि इजराइल में देखोगे कि एक बार में सारे वोटरों को काउंट कर लिया जाता है। उसके बाद जिस पार्टी को जितने परसेंटेज वोट मिले हैं उसी के बेसिस पे पार्टी को पार्लियामेंट में उसी के शेयर में वोट्सों को उनकी सीटों को बांट दिया जाता है। जैसे कि किसी पार्टी को 25% वोट मिले हैं तो जैसे कि आपकी यदि टोटल सीटें 100 थी तो 100 में से 25 सीटें उसी पार्टी की फिक्स हो जाएंगी। तो इसमें और क्या होता है, तो सबसे पहले क्या करती है कोई भी पार्टी एक प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करती है, यानी कि मैं इतने कैंडिडेट को इलेक्शन कराऊंगी, यानी कि ये जो मेरे लोग हैं यदि मेरी पार्टी इतनी सीट्स जीतती है तो मैं इन लोगों को जो है कि कैंडिडेट के तौर पर अपनी सीट में पहुँचा दूँगी। इसके अलावा यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट हो जाएगी, यानी कि कैंडिडेट के नाम पे कोई वोट नहीं होगा जबकि पार्टी के नाम पे वोट होगा। यदि पार्टी उतनी परसेंटेज वोट जीती है तो उसी में वो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में से सबसे ऊपर वाले कैंडिडेट को पार्लियामेंट में भेज देगी। इसी सिस्टम को हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसमें भी आपको 2 वेरिएशन मिल सकते हैं।
या तो ऐसा हो सकता है कि पूरी कंट्री को एक ही सिंगल कंस्टिट्यूएंसी मान लिया जाए, जैसा कि इजराइल और नीदरलैंड में होता है। इसके अलावा अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखोगे तो मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी, यानी कि इसमें क्या होता है, ये भी तो ध्यान रखिएगा। मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी का मतलब ये है, यहाँ पे क्या हुआ, एक कंस्टिट्यूएंसी में किसी पार्टी को वोट मिलेंगे और उस कंस्टिट्यूएंसी की एक सीट नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूएंसी है, यानी कि एक ही कंस्टिट्यूएंसी में कई मेंबर आपके हो सकते हैं। लेकिन ए लिस्ट ऑफ मेंबर इज प्रिपेयर फॉर ईच कंस्टिट्यूएंसी, इसमें जो प्रेफरेंस लिस्ट है प्रत्येक कंस्टिट्यूएंसी के लिए बनाई जाती है, यानी कि जितने परसेंटेज हो गए उस जैसे कि यहाँ पर एक कंस्टिट्यूएंसी की फिक्स वो होती हैं आपकी सीटें। जैसे कि कोई भी एक कंस्टिट्यूएंसी, किसी कंस्टिट्यूएंसी में 10 सीटें होंगी, किसी कंस्टिट्यूएंसी में 5 सीटें होंगी, तो यहाँ पार्टी 10 के लिए आपकी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करेगी, दूसरी कंस्टिट्यूएंसी के लिए 5 के लिए प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करोगी। तो यहाँ पर एक कंस्टिट्यूएंसी पर कई मेंबर इलेक्ट किए जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों मेथड में कॉमन क्या है कि वोटर्स है वो पार्टी को चूज करता है, कैंडिडेट को नहीं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं इसी प्रकार में। इसमें मोटा तौर पर जो है कि देखें दोनों में अंतर क्या है। फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे आप क्लियर दे सकते हो। कंट्री जो है कि एक यूनिट में डिवाइड की जाती है, और या फिर लार्ज जियोग्राफिक डेमोक्रेटिक कंस्टिट्यूएंसी द एंटायर कंट्री में भी सिंगल कंस्टिट्यूएंसी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पूरी भी हो सकती है एक, उसके जैसा मैंने उस केस में बताया था। एवरी कंस्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, इसमें क्या हो सकता है, मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव, एक ही कंस्टिट्यूएंसी से आपके इलेक्शन में आ सकते हैं। वोटर्स कैंडिडेट को वोट करते हैं, इसमें वोटर्स पार्टी को वोट करते हैं। ये पार्टी जो है कि इसमें क्या है, जैसा कि मैंने कांग्रेस का उदाहरण आपको बताया था, मोर सीट प्राप्त कर सकती है जबकि नंबर ऑफ वोट्स से। इसमें प्रोपोर्शन के हिसाब से सीटें मिलती हैं। इसमें कैंडिडेट को विन करने की आवश्यकता होती है, आवश्यकता नहीं होती कि 50% से ज़्यादा वोट हो, लेकिन कैंडिडेट वो विन्स द इलेक्शन गेट्स मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, लेकिन जो इलेक्शन इसमें जीता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में उसको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलते हैं। इसमें एग्जांपल है यूके एंड इंडिया के, इसमें एग्जांपल है इजराइल और नीदरलैंड का। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं इसी प्रकार से। अब हम यहाँ पे देखेंगे इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि ये राज्यसभा में होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसको कहते हैं। तो इस सिस्टम में क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक स्टेट का एक स्पेशल कोटा होता है राज्यसभा में, यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश की फिक्स सीटें हैं, मध्य प्रदेश की फिक्स सीटें हैं कि इतनी सीटें जाएंगी राज्यसभा से चुन के। जैसा कि आप मध्य प्रदेश में देखोगे, मध्य प्रदेश से 4 सीटें फिक्स हैं जो राज्यसभा के लिए इलेक्शन मध्य प्रदेश से होता है। इसके अलावा हम जानते हैं कि जो राज्य की जो विधानसभा होती है वही इन लोगों को इलेक्ट करके राज्यसभा में सेंटर में भेज दी है। इसमें क्या होता है, आप ध्यान रखिए, प्रत्येक वोटर को क्या होता है, प्रत्येक वोटर को कैंडिडेट को रैंक देनी होती है कि मैं सबसे पहले इस कैंडिडेट को इलेक्ट करना चाहता हूं, इसके बाद दूसरे नंबर पर इस प्रेफरेंस को, तीसरे नंबर पर, ऐसे प्रत्येक कैंडिडेट अपना प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करेगा, यानी कि जो भी विधानसभा में वोटर है वो आपकी लिस्ट तैयार करेगा। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। लेकिन जो कैंडिडेट जीत के जाएगा वो किस प्रकार से जीत के जाएगा, उसको मिनिमम वोट चाहिए होते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स आपके 200 हैं, टोटल कैंडिडेट आपके इलेक्टेड 4 होने हैं +1, तो आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ वोट्स 200 हैं, इसमें भाग देंगे हम 4 + 1 का 5 का, तो 40 आएगा। 40 में 1 जोड़ देंगे तो 41 आएगा। यानी कि जैसे कि मध्य प्रदेश की विधान राज्यसभा में 200 सीट्स हैं, 200 सीट्स में से 4 लोगों को हमको इलेक्ट करना है। तो 4 लोगों के लिए क्या करेंगे हमको, यानी कि जिस व्यक्ति को जो जीता जाएगा उसको 41 मिनिमम वोट्स चाहिए होते हैं, यानी कि 41 लोग उस व्यक्ति को प्रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है, तभी वो जो है कि व्यक्ति राज्यसभा में जा सकता है। और इसके अलावा इसमें ट्रांसफरेबल वोट क्यों कहते हैं, जैसे कि यदि कोई व्यक्ति को प्रेफरेंस लिस्ट में 41 वोट नहीं मिले तो उसको जो नीचे वाली प्रेफरेंस की लिस्ट के वोट होते हैं तो उस वोटों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उस व्यक्ति के लिए, जिससे उसके वोट जो है कि कंप्लीट हो जाएं। चलो दोस्तों अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिया ने फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम को क्यों इलेक्ट किया था। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेथड क्योंकि बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है कि लोगों को क्लियर दिखाई देता है हमको इस कैंडिडेट को इलेक्ट करना है, और इसमें यदि ये ज़्यादा वोट जीतेगा तो ये जीत जाएगा।
क्लियर चॉइस होती है वोटर के सामने। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें स्टेबल गवर्नमेंट बनती है पार्लियामेंट में। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि जो जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें यदि कोई पार्टी 3% वोट पाई है तो उसका भी कैंडिडेट जाएगा, कोई पर्सन 7% वोट पाई तो उसका भी कैंडिडेट जाता है। तो वहाँ पर कोएलिशन की गवर्नमेंटें चलती हैं। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम में कोएलिशन गवर्नमेंटों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता है, क्योंकि छोटी पार्टियों को जीतने के चांस ही नहीं रहते हैं। लेकिन इसका एक और इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये भी है कि वोटर्स को इनक्रेज करती है कि वो एक साथ आ सकते हैं और एक नेशनल वाइड पार्टी बना सकते हैं। यदि आप सोचिए कि आपको सिर्फ एक पार्टी को वोट देना होता है, यदि किसी एक रीजन लोकेलिटी के लोग फिक्स हैं, उनको अपना रिप्रेजेंटेशन करना है अपनी पार्टी के द्वारा, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ नेशनल पार्टी को ही वोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक छोटी पार्टियां बनाने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और इसके अलावा जो डिस्करेज करती है उन पार्टियों को जो एक ही कास्ट से सारे वोट्स लेने की कोशिश करती हैं। इसके अलावा जो राइज ऑफ कोएलिशन है, यानी कि जो कोएलिशन को आजकल जो है कि बढ़ावा मिल गया है, उसके बाद छोटी पार्टियों को भी नेशनल पॉलिटिक्स में इमर्ज होने का चांस मिल गया है। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। उसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि आपको इस पीपीटी चाहिए तो आप हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल का, आप उस पर जा करके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।